डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है और इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 और उसके अंदर हम आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो सोर्स कोड वर्सेस ऑब्जेक्ट कोड। इसमें अगर हम देखें तो हम आज बात करेंगे कि सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। तो सोर्स कोड जो है वो मैं इसे आसान ज़बान में SC कह दूं तो ज़रा आसानी हो जाएगी लिखने में, और ऑब्जेक्ट कोड हम OC कह देते हैं। तो सोर्स कोड जो है ये सोर्स कोड इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, अगर हम इसकी मिसाल लें तो मैं यहाँ पे अगर हम ये कोई भी प्रोग्राम मैं ओपन कर दूँ, ओपन कर लेता हूँ जी मैं प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर। तो ये जो मेरे सामने जो भी कोड लिखा हुआ है ये हाई लेवल लैंग्वेज में, तो ये क्या कहलाएगा, ये सोर्स कोड कहलाएगा। ये जो मैंने लिखा हुआ है कोड, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें, ये चूँकि मशीन लैंग्वेज में तो नहीं है, ये सब कुछ तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सी में, यानी इंग्लिश से मिलती जुलती लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये सोर्स कोड है। ठीक है, तो सादे अल्फाज में सोर्स कोड किसे कहते हैं, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में। यहाँ मैंने सी की एग्जाम्पल इसमें प्रोग्राम में दी है, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, चाहे वो सी हो, चाहे C++ हो, चाहे C शार्प हो, जावा हो, या PHP हो, या विजुअल स्टूडियो की और लैंग्वेजेस हैं, ASP.NET, कुछ भी हो, वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो भी कोड लिखा होगा इस तरह का, या कोई डिफरेंट, कोई वेबसाइट बनाने के लिए कोड लिखा हुआ है, कोई डेटाबेस बनाने के लिए, या कोई बार कोड रीडर रीड करने के लिए, ठीक है, या इसके अलावा कोई रोबोटिक्स बनाने के लिए, तो जो भी कोड लिखा हुआ है वो सोर्स कोड है। ठीक है, वो क्या है, सोर्स कोड है। जब ये जो कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कोड की एग्जांपल वही होगी जो 0010 वाली फॉर्म जो आपको मैंने लास्ट किसी एक लेक्चर में एग्जांपल दिखाई थी। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट कोड है इज मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो जो ऑब्जेक्ट कोड है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप ये इसलिए है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अब चलेंगे ना, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड क्या कहलाता है, सोर्स कोड। और जब ये कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए तो फिर ये क्या कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। लेकिन ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में यानी 10 में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाए। और जब वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है फिर हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को समझ आ जाती है कि हम उससे क्या काम लेना चाह रहे हैं, तो जो काम हम लेना चाह रहे होते हैं कंप्यूटर वो करके दे देता है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं, इसके यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, दोनों के अंदर डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपने खुद पढ़ लेना है, इसके अंदर कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, यही चीज़ें जो हमने यहाँ पढ़ी हैं। अब हम न्यू स्लाइड पे आते हैं, इसमें हम देखते हैं जी कि ट्रांसलेटर्स कौन से हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स, ट्रांसलेटर्स कौन से होते हैं, यही जो भी बात की कि सोर्स कोड को मशीन कोड में, जो ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाते हैं, ये ट्रांसलेटर काम करके देता है। बिल्कुल ऐसी जैसे रियल लाइफ के अंदर दो ज़बानें बोलने वाले हैं, तो मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क के जो कोई सफ़ीर हैं, कोई बंदा किसी दूसरे मुल्क का टूर करता है, विजिट करता है, तो हमें वहाँ की लैंग्वेज तो नहीं आती। मिसाल तो यहाँ से लोग जाते हैं फ्रांस जाते हैं, तो फ्रांस में फ़्रेंच बोली जाएगी, सब लोगों तो यहाँ फ़्रेंच नहीं आएगी। तो क्या होगा कि एक ट्रांसलेटर दरम्यान में बैठा होगा जिसको दोनों ज़बानें आती होंगी, उर्दू भी फ्रेंच भी। अब जो उर्दू वाला बात करेगा वो उसको ट्रांसलेट करके फ्रेंच में ट्रांसलेट करके फ्रेंच वाले को बताएगा, और वो जो
फ्रांस वाला बात करेगा उसकी ट्रांसलेट करके उसको उर्दू में बताएगा। अब ये जो है वो ट्रांसलेटर है, जिस तरह ये रियल लाइफ का ट्रांसलेटर काम करता है, ऐसे ही यहाँ पे भी ट्रांसलेटर जो हम टाइप करते हैं, जो माउस से क्लिक करते हैं, जो काम हम कंप्यूटर से कुछ कोड लिखते हैं, ट्रांसलेटर इसको कंप्यूटर की ज़बान में कन्वर्ट करता है, और जो काम हो जाता है उसको वापस हमारी ज़बान में यानी इंटरफेस में इंग्लिश में जो हमें नज़र आए, समझ आए, जिसे हम समझ सकें, वो उसमें कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से ट्रांसलेटर का भी वही काम है जो रियल लाइफ के ट्रांसलेटर का है। ठीक है, तो अगर हम इसकी मिसाल लें तो इसमें सबसे इसकी टाइप्स में हैं, तो सबसे पहले कंपाइलर है। अब कंपाइलर सिर्फ किसी एक लैंग्वेज के लिए नहीं, सी शार्प, सी प्लस प्लस, बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर होते हैं। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं उनके अंदर कंपाइलर्स होते हैं। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर कंपाइलर की जगह इंटरप्रेटर होते हैं। अच्छा, अब हम इसकी एक मिसाल लेते हैं कि कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में फ़र्क क्या है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये पूरा प्रोग्राम है, तो ये सारा प्रोग्राम मैंने पहले क्या किया है, लिख लिया एक दफ़ा, पूरा कंप्लीट प्रोग्राम मैंने लिखा है, और ये सारा प्रोग्राम लिखने के बाद ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम लिखने के बाद मैंने क्या किया है, इस प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया यानी कंपाइल किया है। जब मैं कंपाइल करता हूँ तो वो सारा प्रोग्राम जो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बनता है, और फिर जब मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट नज़र आता है। ठीक है, मैं पहले कंपाइल करूँगा तो सारे का सारा कोड 1 से लेकर A to Z, यहाँ से स्टार्ट होके इसके आखिर तक सारा का सारा, वो क्या हुआ है, ये कंपाइल हुआ है, कंप्यूटर को इसका मतलब समझाया गया। जब मैं रन करूँगा तो मुझे आउटपुट दिखा देगा इसकी, कि हम जो कंप्यूटर से काम लेना चाह रहे हैं, कंपाइल के स्टेप पे उसे समझ आ गया कि ये क्या काम मुझसे लेना चाह रहे हैं। तो जब मैं रन करता हूँ तो वो हमें काम करके दे देता है। अब ये जो मैंने पूरी लाइन ऑफ कोड लिखी हुई है, इसमें कितनी लाइन है, ये 25 लाइन है, वो सारी की सारी इकट्ठी एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुई है, इसे हम कहेंगे कंपाइलर। कंपाइलर सारे के सारे कोड को क्या करता है, इकट्ठा एक ही दफ़ा कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन नहीं करता, ये पूरे का पूरा पूरा प्रोग्राम एक दफ़ा हुआ है। कुछ सोर्स कोड ऐसे, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसमें पूरे का पूरा कोड इस तरह ट्रांसलेट नहीं होता, बल्कि एक एक लाइन करके होता है। मसलन यहाँ पे एक पाइथन एक लैंग्वेज है, इसको इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, यहाँ मैं पाइथन की कोई एक प्रोग्राम ओपन कर देता हूँ। फॉर फैक्टोरियल, अब अगर मैं यहाँ इसकी एक एग्जांपल लूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो अब ये पूरा प्रोग्राम, ये एक लाइन है, लाइन एग्जीक्यूट, मैं इसके बाद कुछ और भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, लेकिन ये एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करता है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, या आपने देखा कि ये एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, पूरे का पूरा प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन जो लाइन बाय लाइन कोड को, मशीन कोड को या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करें, इनको इंटरप्रेटर कहते हैं। कंपाइलर क्या करता है, पूरे का पूरा प्रोग्राम एक ही दफ़ा में कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन एक एक लाइन करके उसे एग्जीक्यूट करता है और मशीन कोड में इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ से हम कोई और एग्जांपल ले दें, तो आप देखेंगे नेम, मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम इनपुट। एक मैंने कहा जी इनपुट व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, देखें फ़ौरन एग्जीक्यूट किया और उस लाइन को एग्जीक्यूट किया है। नेक्स्ट लाइन पे तब जाएगा जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अब नेम लिख लेता हूँ जी उमर। ठीक है, उसने इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया, अब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो वो प्रिंट करके देगा। तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट की एक कमांड दे देता हूँ। आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये समझें, ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये पाइथन ऐसे काम करती है। पाइथन हमारे कोर्स का ऐसा नहीं है, जस्ट समझाने के लिए कि इंटरप्रेटर कैसे काम करते हैं। देखिए यहाँ हाय उमर लिखा हुआ आ गया, हाय उमर। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपने खुद देखा है कि ये
ये जो सॉफ्टवेयर है पाइथन का, ये इस तरह करता है कि एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा और भी हैं, आर है, पाइथन है, और भी लैंग्वेजेस हैं जो क्या करती हैं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करती हैं। कुछ ऐसे हैं जो पूरे पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, जो कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा में एग्जीक्यूट करेगा, और जो सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा, कंपाइलर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इसको मशीन कोड को या उसे सोर्स कोड को क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा लाइन बाय लाइन, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरप्रेटर। और एक इनसे हट के एक तीसरी चीज़ होती है जो कि मैंने लास्ट टाइम जब असम्बली लैंग्वेज पढ़ाई थी तो मैंने उधर जिक्र किया था कि असम्बली लैंग्वेज किस लिए इस्तेमाल होती है। असम्बली लैंग्वेज मैंने बताया था जी कि डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी जो जिनके आप कोई हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, जैसे यूएसबी, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह, तो उसके जो ड्राइवर जो इंस्टॉल करने होते हैं वो असम्बली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इस तरह सीपीयू की जो कम्युनिकेशन है रैम के साथ या कैशे मेमोरी के साथ, वो सारी भी जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है हार्डवेयर लेवल पे, वो भी किस में हुई हुई है, असम्बली लैंग्वेज में। तो जो असेंबलर है वो क्या करता है, जो कोड भी असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाए। अब असेंबली लैंग्वेज का कोड मैं विद एग्जांपल आपको बता चुका हूँ जब हमने ये चीज़ें पढ़ी थी हाई लेवल लैंग्वेज कि असेंबली लैंग्वेज का कोड किस तरह होता है, लोड, स्टोर, मल, डिव, इस तरह का कोड होता है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल तो होती है लेकिन बहुत थोड़ी, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। तो वो कोड भी बहरहाल कंप्यूटर को तो सिर्फ 10 की लैंग्वेज समझ आती है, तो उसके लिए फिर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड भी कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में। तो जो असेंबली लैंग्वेज को या इसके कोड को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, उसके लिए जो ट्रांसलेटर इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है, असेंबलर। असेंबलर सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है। जो कोड भी असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाएगा उसको असेंबलर की मदद से मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसलेटर्स की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। असेंबलर तो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है, जो कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखा होगा वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा असेंबलर की मदद से। इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये किसी एक लैंग्वेज के लिए नहीं, कंपाइलर उन बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर होते हैं, और इस तरह इंटरप्रेटर भी बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए होते हैं। फ़र्क दोनों में क्या है, फ़र्क दोनों में या डिफरेंस दोनों में ये है कि कंपाइलर जो है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा में, एक ही गो में वो क्या करते हैं, जो मशीन लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज आपने खुद पढ़नी है, ये बहुत ईजी है। ये मैं आपको जो टास्क दे रहा हूँ, रीडिंग टास्क, रीडिंग असाइनमेंट है, ये आपकी रीडिंग असाइनमेंट है। और वो क्या है जी, आपने हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज खुद पढ़नी, बहुत इजी है ये, कुल लंबी नहीं है। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज ये कहानी है, आपको पढ़ने में जो है ना, पढ़ाने में बोरिंग है, इजीली समझ आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो होपफुली इसमें आपको आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टाइम हम जो है वो पढ़ेंगे एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, उसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये लैंग्वेज क्या है, क्या करती है ये। ठीक है, तो तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।